पश्चिम एशिया में चल रही जंग अगर रुक भी जाए तो एक आग बुझने में लंबा वक्त लगेगा। ये ना तो तेल है और ना गैस, तो फिर क्या है वो? मिसाइलें रुकने के बाद भी जो घाव लंबे समय तक दर्द देगा वो खाद्य अर्थव्यवस्था का होगा। खाड़ी युद्ध ने अगले साल के लिए खाद्य आपदा की बुनियाद रूप दी है। ये संकट यूरिया का है, आप इसे यूरिया बम कह सकते हैं। जब मिसाइलें फटना बंद हो जाएंगी ये बम तब फटेगा। आपको हैरत हो रही है ना, मगर सच भी यही है। और यह भी सच है कि बेफिक्र रहने से ज़्यादा बेहतर है सतर्क रहना। तो आइए अर्थ में आपका स्वागत है। अक्टूबर 1973 का साल, याम के पुरवार, अरब और इजराइल देशों के बीच जंग थी। अमेरिका ने इजराइल की मदद की। अरब देशों ने अमेरिका और यूरोप की तेल सप्लाई रोक दी। कच्चे तेल की कीमत 3 महीनों में 4 गुना बढ़ गई। दुनिया ने इसे तेल संकट के रूप में याद रखा और इतिहास की किताबों ने कहानी यहीं रोक दी। लेकिन असली संकट आया 6 महीने बाद, खामोश, धीमा और ज़्यादा खतरनाक। तेल का नहीं, गैस का नहीं, उर्वरक का संकट। खाद महंगी हुई। नाइट्रोजन उर्वरक जो प्राकृतिक गैस पर निर्भर होते हैं, उनकी कीमत दोगुनी हो गई। दक्षिण एशिया और सहारा अफ्रीका के लाखों किसानों के लिए लागत असहनीय थी। खेतों में खाद कम पड़ी, पैदावार घटी और 1974 की फसल कमज़ोर रही। अनाज के दाम 50% तक उछल गए। अनुमान है कि लगभग 50 करोड़ लोग कुपोषण की तरफ धकेल दिए गए। पुराने किस्सों में पढ़िए तो पता चलेगा कि बांग्लादेश को 1971 के युद्ध में जो जख्म मिले थे उनसे वो उबर ही रहा था, उसके बाद वे अकाल में फंस गया। सरकार के मुताबिक उस अकाल से 28,000 लोग मारे गए, जबकि स्वतंत्र आंकलन बताते हैं कि करीब 15 लाख मौतें हुई। तेल का प्रतिबंध तो केवल 5 महीने चला था, लेकिन उसके बाद जो भूख पैदा हुई वो सालों तक बनी रही। अब 2026 में इतिहास फिर उसी मोड़ पर खड़ा है। दुनिया फिर वही गलती दोहरा रही है। 18 मार्च को इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। उसी हफ्ते कतर एनर्जी ने अपने सारे एलएनजी निर्यात पर फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया। बाजार की नज़रें तेल पर टिक गईं, $110-112 पर बैरल की, और इसे ऊर्जा संकट कहा गया। लेकिन यकीन मानिए, असली घड़ी कहीं और चल रही है। ये नाइट्रोजन की घड़ी है। दुनिया को भी इसका एहसास नहीं है, लेकिन उर्वरक संकट पहले ही शुरू हो चुका है। इसकी टाइमलाइन तेल से अलग होती है। यहाँ आपदा तुरंत नहीं आती, ये 12 से 18 महीनों बाद खेतों में दिखता है, जब फसल कम होती है, बाजार में कमी दिखाई देती है। स्थिति जटिल इसलिए है क्योंकि सिर्फ कीमत का खेल नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, सप्लाई चेन का संकट है। कतर का रास लाफान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है, पूरी तरह बंद है। इसे बहाल करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इसके साथ ही हुर्मुज से बारूदी सुरंगें हटने, क्लियरिंग और बीमा सामान्य होने में भी लंबा वक्त लगेगा। आपको शायद याद होगा कि इस जंग के 20 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब देश से मुखातिब हुए तो उन्होंने खास तौर पर उर्वरक का जिक्र क्यों किया? सबसे बड़ा डर वही है। रूस ने अमोनिया निर्यात क्यों रोक दिया? चीन ने खाद निर्यात सबसे पहले क्यों बंद किया? इस सबके तार जुड़े हैं एक सच से, और आइए इस सच से मिलते हैं इस अर्थम में। आपको हैरत होगा कि दुनिया की तमाम एजेंसियां और निवेशक हमें असली जोखिम कभी नहीं बताते। उर्वरक की कमी पड़ेगी, ये टेल रिस्क था, और ये सबसे बड़ा जोखिम हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि यूरिया की मांग और आपूर्ति का हिसाब क्या है? केवल 20 दिन की जंग के कारण इतने बड़े संकट का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? यूरिया एक साधारण से दिखने वाला सफ़ेद दाना आधुनिक खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। ये वही नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक है जिसने 20वीं सदी में हरित क्रांति को, ग्रीन रेवोल्यूशन को संभव बनाया था। खेत में डाला जाए तो ये फसल को तेज़ी से बढ़ने और खड़ा होने और ज़्यादा उत्पादन की ताकत देता है। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में तस्वीर पूरी तरह उलट जाती है। एक ही फसल चक्र में नाइट्रोजन की कमी से उत्पादन 20 से 40% तक गिर सकता है। मिट्टी में अमोनिया का कोई तुरंत विकल्प नहीं है। ऐसी कोई बड़ी तकनीक नहीं है जो बड़े पैमाने पर लागू हो सके। असलियत यह है कि खाद्य उत्पादन की पूरी संरचना यूरिया और नेचुरल गैस पर टिकी है। 2025 में दुनिया के यूरिया बाजार का आकार लगभग 98-99 बिलियन डॉलर था। सालाना करीब 192 मिलियन टन का उत्पादन होता था। यूरिया दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो ठोस उर्वरकों में 40% हिस्सा लेता है। 2025 में पूरी दुनिया में यूरिया की, ये नाइट्रोजन की खपत करीब 153 मिलियन टन पर पहुंच गई थी। बाजार में आपूर्ति पहले से सीमित थी और इस बीच संकट आ गया। पहले टेबल देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में आयात निर्यात की तस्वीर क्या है। यूरिया की मांग और आपूर्ति का भूगोल बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है।
और भारत और अमेरिका इसके बाद आते हैं। दूसरी तरफ इसकी आपूर्ति का केंद्र सीमित है। ओमान, रशिया और कतर मिलकर दुनिया में लगभग 41% एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं और ये कंसंट्रेशन ही इस बाजार का सबसे बड़ा जोखिम है। लेकिन असली कहानी आंकड़ों के आगे से शुरू होती है, सप्लायर्स के ढांचे में। रूस, जो मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ा निर्यातक है, 2022 के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अपनी नाइट्रोजन या यूरिया आपूर्ति को दूसरे रास्तों पर मोड़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंग से पहले ही पारंपरिक बाजारों में, यानी यूरोप और अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाजारों में नाइट्रोजन उर्वरक की यूरिया की उपलब्धता घट चुकी थी। दूसरी तरफ चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने 2025 में डायनामिक एक्सपोर्ट गाइडेंस लागू कर दी। इसका मतलब यह है कि घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए निर्यात सीमित कर दिया गया। यानी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी अब ग्लोबल यूरिया मार्केट का सबसे भरोसेमंद सप्लायर नहीं है। इन दोनों झटकों के बाद बीच में था खाड़ी का क्षेत्र, यानी कतर, सऊदी अरबिया, ओमान जैसे देश। यही मार्जिनल सप्लायर थे। जब सारे विकल्प सीमित हो जाते हैं तो मार्जिनल सप्लायर ही अंतिम सहारा होते हैं, और वो सहारा अब इस जंग में जल रहा है। खाड़ी का यह सप्लाई नेटवर्क केवल उत्पादन का केंद्र ही नहीं है, बल्कि आप यकीन मानिए ये दुनिया की खाद्य सुरक्षा का प्रेशर वाल्व है। यहाँ से आने वाली हर खेप उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है। खासतौर पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनके लिए सप्लाई सेंटर टूट गया है। अब ये सिर्फ कीमतों का संकट नहीं है, बल्कि सप्लाई का, उपलब्धता का संकट बनने जा रहा है। और इतिहास बताता है कि जब खाद की, उर्वरक की सप्लाई टूटती है, उपलब्धता टूटती है, तो उसका असर बाजार में नहीं, खेत में दिखता है, और खेत के बाद थाली में। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया के पास यूरिया के इमरजेंसी रिजर्व नहीं है, आपातकालीन भंडार नहीं है जो एक दो फसल तक मदद दे सके। दरअसल यही संकट की असली जड़ है। दुनिया को पता है कि खाद्य सुरक्षा उर्वरकों पर टिकी है, खासतौर पर नाइट्रोजनस उर्वरकों पर, लेकिन यूरिया के आपातकालीन भंडार कहीं नहीं है। तेल के विपरीत, जहां अमेरिका करीब 70 करोड़ बैरल का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के देश मिलकर करीब करीब 90 दिनों का इंपोर्ट कवर बनाकर रखते हैं। उर्वरकों के लिए पूरी दुनिया में ऐसा कोई सुरक्षा तंत्र मौजूद नहीं है। ये टेबल देखिए। इसलिए फर्टिलाइजर की कमी अचानक नहीं बनी, बल्कि इसे आप ग्लोबल लापरवाही का परिणाम मान सकते हैं, जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है। 1973 की जंग के बाद ऑयल को, तेल को एक जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर में देखा जाने लगा। ओपेक देशों के झटकों ने सरकारों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो आपातकालीन भंडार बनाएं, रिजर्व बनाएं। लेकिन उर्वरक, फर्टिलाइजर, जिसका सीधा संबंध भोजन से है, उसे कभी रणनीतिक संसाधन के रूप में देखा ही नहीं गया। उसे सिर्फ एक कमोडिटी माना गया। नीतिगत सोच बड़ी सरल थी और खतरनाक रूप से अति आत्मविश्वास से भरी थी। सोच ये थी कि खाड़ी देश हमेशा सप्लाई करते रहेंगे, रूस हमेशा निर्यात करता रहेगा और चीन कभी कभी रोक लगाएगा, लेकिन चीन की आपूर्ति भी आती रहेगी। कोई ऐसा परिदृश्य जिसमें ये तीनों एक साथ बंद हो जाएं, वो किसी भी सरकार के फूड सिक्योरिटी मॉडल में शामिल ही नहीं था। इसका सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा बाजार है जिसमें कोई बफर नहीं है। जैसे ही खाड़ी की आपूर्ति रुकती है, कीमतें तुरंत ऊपर चली जाती हैं। लेकिन असली दबाव बाजार पर नहीं, किसानों पर पड़ता है। किसान चूंकि यूरिया की खरीद की योजना फसल से 60 से 90 दिन पहले बनाते हैं, तो जब कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो उनके पास दो विकल्प होते हैं। या तो बाजार में जाकर स्पॉट प्राइस पर महंगा यूरिया खरीदें, या फिर खाद डालना ही छोड़ दें। वास्तविकता यह है कि लाखों किसान दूसरा विकल्प चुनेंगे, खाद डालना छोड़ देंगे। तो खाड़ी देशों पर इतनी निर्भरता क्यों है? युद्ध ने आखिर क्या तोड़ दिया? यूरिया के बाजार में खाड़ी देशों की पकड़ कोई संयोग नहीं है। ये भूगोल और अर्थशास्त्र, यानी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सीधा परिणाम है। यूरिया बनाने का मेन रॉ मटेरियल कच्चा माल नेचुरल गैस है। कतर, सऊदी अरब, ओमान और ईरान के पास ये गैस बेहद सस्ती है। और कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजर्व्स हैं, यानी ऐसी गैस है जिसे यूरोप या बाकी देशों तक पाइपलाइन के जरिए नहीं ले जाया जा सकता। घरेलू खपत सीमित है। ऐसे में इस गैस को यूरिया में बदलकर ब्राज़ील, भारत या बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात करना एक शानदार कारोबार है। और यही वजह है कि खाड़ी के देशों ने दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव उर्वरक उत्पादन ढांचा खड़ा किया। आंकड़े खाड़ी देशों के इस प्रभुत्व को स्पष्ट करते हैं। दुनिया के उर्वरक उत्पादन का, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का करीब 20% हिस्सा खाड़ी से आता है, जबकि अकेले यूरिया की आपूर्ति में तो खाड़ी देशों का हिस्सा 46% है। कतर फर्टिलाइजर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी यूरिया उत्पादक कंपनी है। अकेले 14% ग्लोबल सप्लाई इस एक कंपनी से आती है। एक कंपनी, एक देश और दुनिया की सप्लाई का 14%। यही वो सिस्टम था जो दुनिया की खाद्य सुरक्षा को स्थिर रखे हुए था।
इस युद्ध ने इस सिस्टम को क्रमिक तरीके से तोड़ दिया। इस टेबल में देखिए कि उर्वरक तंत्र पर इस युद्ध का, यानी फर्टिलाइजर के सप्लाई चेन पर इस युद्ध का असर क्या हुआ। तो अब ये संकट सैद्धांतिक नहीं रहा, यह वास्तविक तौर पर सप्लाई चेन के हर स्तर पर फैल गया है। भारत ने कतर से एलएनजी की सप्लाई घटते ही अपने 3 यूरिया प्लांट्स का उत्पादन कम कर दिया और ये काम जंग के 24 घंटे के भीतर हो गया। बांग्लादेश को अपने 5 में से 4 फर्टिलाइजर प्लांट बंद करने पड़े। अमेरिका भी संकट से महफूज नहीं है, तेल गैस तो उसके पास पर्याप्त है, लेकिन अमेरिका में इस साल उर्वरक की, फर्टिलाइजर की, यूरिया की कमी करीब 25% है, यानी दर्द वहाँ भी महसूस हो रहा है। जबकि सुर्खियों में हम केवल तेल की कीमतों की बात करते हैं। बाजार से अगर कीमतों का संकेत पकड़ें तो और ज़्यादा डरावना है। मॉर्निंग स्टार की एक रिपोर्ट बताती है कि नाइट्रोजन उर्वरकों की कीमतें मौजूदा स्तर से दोगुनी हो सकती हैं, जबकि फास्फेट की कीमतों में 50% तक बढ़ोतरी संभव है। 2024 में यूरिया करीब $380 प्रति टन पर बाजार में ट्रेड कर रहा था। अगर ये दोगुना होता है तो कीमतें 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगी और उस साल 2022 के युद्ध के दौरान दुनिया की कृषि पर, खेती पर बड़ा गंभीर असर पड़ा था। लेकिन यहाँ एक अंतर है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान खाड़ी के देश विकल्प थे। 2026 में जो विकल्प है वही संकट का स्रोत बन गया है। यही वह बिंदु है जहां से सिर्फ आपूर्ति का संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक किस्म की सिस्टमिक असफलता बन जाता है। तो अगला फसल चक्र तो सर पर है, क्या उस पर खतरा है? बिल्कुल। क्रॉपिंग सीजन का कैलेंडर गौर से देखिए, यह कैलेंडर ही अब संकट बन गया है। चूंकि उर्वरक साल भर नहीं डाला जाता, एक बेहद सीमित समय होता है, कुछ हफ्तों की विंडो होती है, और इसीलिए भारत में खाद की कमी के वक्त इतनी मारामारी होती है कि किसान लाठी भी खा लेता है। क्योंकि अगर खाद डालने का वक्त चूक गया तो दूसरा कोई मौका नहीं होता। फसल उसी नाइट्रोजन पर उगती है जो पहले से मिट्टी में हो, और दशकों की गहन खेती के बाद अमोनिया या नाइट्रोजन मिट्टी में पर्याप्त होती नहीं है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 2026 का फसल कैलेंडर दुनिया के अलग अलग देशों का। इसे गौर से देखिए, फिर हम समझते हैं कि दरअसल होने वाला क्या है। टेबल को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि यूरिया का संकट अब भविष्य की बात नहीं है। कुछ देशों में पहले से शुरू हो चुका है। बांग्लादेश इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। इसमें बोरो धान की फसल, जो देश की टोटल कैलोरी और खाद्य आपूर्ति का करीब 30% देती है, फरवरी से अप्रैल के बीच ही फर्टिलाइजर मांगती है। लेकिन इसमें से बांग्लादेश के 5 से 4 फर्टिलाइजर कारखाने बंद हैं, यानी खाद डालने का वक्त आ गया है और सप्लाई गायब है। यूनाइटेड नेशंस का फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पहले ही इशारा दे चुका है कि दक्षिण एशिया में उर्वरक की कमी का असर तुरंत दिखाई देगा। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के किसानों के लिए भी खेती में खाद डालने का वक्त आ गया है। भारत में खरीफ का सीजन जून में शुरू होता है, सुनने में दूर लगता है, लेकिन असल खेल मार्च में शुरू हो जाता है, जब किसान और सरकारी एजेंसियां उर्वरक की खरीद करती हैं। यानी खरीद की विंडो अभी चल रही है और शेल्फ खाली हैं। कतर से एलएनजी सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत के 3 यूरिया प्लांट्स अपना उत्पादन घटा चुके हैं। भारत एक ऐसा देश है जो हर साल करीब 5.3 मिलियन टन यूरिया आयात करता है और दुनिया का करीब 25% चावल का उत्पादन करता है। भारत की अपनी यूरिया उत्पादन क्षमता दबाव में है और सबसे महत्वपूर्ण कृषि सीजन में, जिसके लिए स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगर पीछे देखें तो भारत खरीफ के सीजन में टूटी हुई सप्लाई चेन के साथ प्रवेश कर रहा है। तो इसका असर कब दिखेगा? अक्टूबर 2026 में। यही वह समय होगा जब फसल बाजार में आएगी और तब उत्पादन में कमी साफ दिखेगी। लेकिन उस वक्त ये केवल कृषि संकट नहीं रहेगा, यह महंगाई की वजह होगा। ठीक इसी तरह अगर अक्टूबर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजिप्ट की अर्थव्यवस्थाएं आईएमएफ के रिव्यू के लिए आएंगी, बजट का दबाव होगा, राजनीतिक स्थिरता की परीक्षा होगी। अगर उस समय अनाज की कीमतें बढ़ती हैं, ऊर्जा महंगाई तो पहले से है, तो ये इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए दोहरा झटका, डबल शॉक होगा। आपको हैरत इस बात पर होनी चाहिए कि किसी स्टॉक एनालिस्ट या रिजर्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने इस खतरे के बारे में आपको कभी क्यों नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह परिदृश्य, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज का या कमी का या निर्भरता का यह परिदृश्य किसी भी प्रमुख आर्थिक या नीतिगत मॉडल में शामिल नहीं था। कैलेंडर चल चुका है, बुवाई तो होनी है, और इस बार समय ही सबसे बड़ा जोखिम है। तो आगे क्या? मान लीजिए युद्ध रुक गया तो क्या सब ठीक हो जाएगा? आप ऐसा ही सोच रहे होंगे। मान लीजिए सबसे आशावादी परिदृश्य सच हो जाए और जब तक आप इसे देख रहे हैं तब तक युद्ध विराम हो जाए या हो चुका हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कुछ दिनों में खुल जाए, तो क्या इससे उर्वरक की सप्लाई सामान्य हो जाएगी? जवाब है नहीं। यह संकट स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा नहीं है। कतर फर्टिलाइजर कंपनी का बंद पड़ा यूरिया प्लांट दुनिया में सबसे बड़ा है और इसे चालू करने में कम से कम 4 से 6 हफ्तों की कंट्रोल्ड रिकमीशनिंग लगती है।
ये कोई बल्ब नहीं है जिसे ऑन कर दिया जाए। फिर इसके बाद आता है इंश्योरेंस का सवाल। जैसे ही पहले टैंकर पर हमला हुआ था, लॉयड सिंडिकेट ने पूरे के पूरे मध्य पूर्व सेक्टर से शिपिंग कवर वापस ले लिए थे। युद्ध क्षेत्र का जोखिम कम घोषित होने के बाद भी अंडर राइटर्स को खतरों का रिवैल्यूएशन करने में ऐतिहासिक रूप से 6 से 8 से 10 हफ्ते लगते हैं। तो इसके बाद जो जहाज खाड़ी में फंसे हैं, उनकी निरीक्षण, क्रूइंग और रीरूटिंग में कम से कम 3 से 4 हफ्ते और लगेंगे। यानी अगर शांति अभी घोषित भी हो जाए तब भी सप्लाई तुरंत नहीं लौटती। यथार्थवादी अनुमान यह है कि खाड़ी से यूरिया निर्यात मई के अंत तक केवल 60% की क्षमता से लौटेगा, अगर अप्रैल के मध्य तक जंग खत्म हो जाती है और पूरा सामान्यीकरण होने में, पूरी तरह सप्लाई नॉर्मल होने में जुलाई का समय आ जाएगा। यानी बांग्लादेश के बोरो धान किसानों के लिए, जिनकी उर्वरक विंडो या जिनके लिए खाद डालने का समय अप्रैल में बंद हो जाता है, ये टाइमलाइन उनकी फसल के लिए एक किस्म से मृत्युदंड है। भारत के खरीफ सीजन के लिए जुलाई में सप्लाई बहाल होना बहुत कठिन और अनिश्चित होगा। और सीधे शब्दों में कहें तो सबसे अच्छे परिदृश्य में भी, सबसे अच्छी परिस्थिति में भी फर्टिलाइजर का संकट कम से कम 6 महीने बना रहेगा। मिसाइलें रुक सकती हैं, लेकिन भूख का गणित नहीं रुकेगा। इस टेबल में आप देखिए उर्वरक बाजार में रिकवरी का टाइमलाइन क्या है। इस टाइमलाइन के बाद आप के दिमाग में सवाल होगा कि इस झटके के बाद क्या बदलेगा। हर बड़ा झटका, हर इस तरीके की जंग सिस्टम को बदलती है। 1973 के तेल संकट ने फ्रांस को परमाणु ऊर्जा की तरफ पुश किया था। जापान को अपनी ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ी। 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने एलएनजी टर्मिनल बनाए और अमेरिका से गैस का इंपोर्ट शुरू किया। यह संकट भी बदलाव लाएगा, लेकिन धीमे धीमे। युद्ध के बाद जो उर्वरक सप्लाई चेन बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसे देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस तस्वीर के बाद भी एक चीज़ नहीं बदलेगी। दुनिया में उर्वरक इकोनॉमी की या फर्टिलाइजर इकोनॉमी की मूल संरचना में बदलाव नहीं होगा। दुनिया में सबसे सस्ता नाइट्रोजन आज भी कतर और सऊदी की गैस से ही बनेगा, और यह समीकरण कोई युद्ध नहीं बदल सकता। यह तभी बदलेगा जब ग्रीन हाइड्रोजन से यूरिया बनाना सस्ता हो जाए या कोई वैकल्पिक मॉडल आ जाए। और ऐसा कोई मॉडल फिलहाल अभी दुनिया की लेबोरेटरीज में नहीं है जो 2035 से 2040 से पहले आ सके, जो अमोनिया की, नाइट्रोजन के लिए मध्य पूर्व के देशों की निर्भरता को समाप्त कर सके। हाँ, युद्ध निवेश को तेज करेगा, लेकिन खाड़ी की भूमिका भविष्य में बदलेगी नहीं। आज हमें साफ दिख रहा है कि दुनिया के पास फर्टिलाइजर्स का कोई रणनीतिक भंडार नहीं है। 1973 के बाद इसी तरीके की कमी तेल में आई थी, और जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई थी। और यकीन मानिए कि इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में उर्वरकों के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए भी एक ग्लोबल रिजर्व बनाने की मांग उठेगी। अगले 2 वर्षों में G20 के स्तर पर ग्लोबल फर्टिलाइजर रिजर्व फ्रेमवर्क जरूर प्रस्तावित होगा, लेकिन संभावना यह भी है कि फंडिंग नहीं मिलेगी, राजनीतिक मतभेद होंगे और ये धीमी प्रगति में उलझ जाएगा। इतिहास का पैटर्न ने कहता है कि संकट तुरंत आता है, प्रतिक्रिया हमेशा देर से होती है। तब हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर। खेती जीवित रहने की शर्त है। खेत वही है, मौसम आ चुका है, युद्ध कहीं और चल रहा है। हम जियोपॉलिटिक्स पर बहस करते हैं, हम मिसाइलें देखते हैं, हम डिफेंस की तकनीकों पर बहस करते हैं, हम तेल की कीमतें ट्रैक करते हैं, शेयर बाजार में अपने पोर्टफोलियो का हिसाब करते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से आग उगलते हैं। लेकिन असली कहानी खेत से आएगी। पूरी दुनिया के पास डेटा था, हमें निर्भरता पता थी, सप्लाई चेन मैप हुई थी, बुवाई का वक्त भी तय था। हमने कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाया। और यही इस संकट की असली सच्चाई है कि यह संकट अनिश्चित नहीं था, बल्कि अनदेखा था। जब फसल कम होगी, कीमतें बढ़ेंगी, जब सरकारें जवाब ढूंढेंगी, तब आप इस पल को और अर्थम को याद कीजिएगा। आप लोगों में से कई ने 2009 की एक मशहूर फिल्म द रोड देखी होगी। एक साइंस फिक्शन है जिसमें दिखाया गया है कि पर्यावरण के बदलाव के बाद अमेरिका तबाह हो जाता है और एक पिता अपने बेटे के साथ दक्षिण के हिस्से की यात्रा करता है, जहां मौसम थोड़ा ठीक है, तबाही है, आदमखोरों के हमले हो रहे हैं। और इस फिल्म में एक संवाद है जिसमें पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें आग लेकर चलना है। बेटा पूछता है कौन सी आग? पिता समझा नहीं पाता। वह न रोशनी है न गर्मी है, वह वही चीज़ है जो तब बचती है जब पूरी व्यवस्था टूट जाती है, जब खाना नहीं रहता, जब व्यवस्था भंग हो जाती है। फिर भी इंसान को बने रहना होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, केन्या, सूडान के देशों में किसान 2026 में जब अपने खेतों में जाएंगे तो वे जानते हुए जाएंगे कि वे उर्वरक नहीं खरीद सकते जिस पर उनकी मिट्टी अब निर्भर हो चुकी है। फिर भी वे बीज बोएंगे, क्योंकि न बोना कोई विकल्प नहीं है और किसानों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा। वे अनिश्चितता में बोएंगे, वे नुकसान सहेंगे और वे उस कमी को भरने की
कोशिश करेंगे जो सिस्टम नहीं कर पाया, यानी वे वही आग लेकर चलेंगे, वही आग जिसे रोड का मैन अपने बॉय को समझाना चाहता है हमेशा की तरह। अर्थ में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप रोज़मर्रा की खबरों के क्यों समझना चाहते हैं तो आइए इंस्टाग्राम पर और फॉलो करिए द वाई फैक्टर को। इतिहास और किताबों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए। और हाँ, प्रति सप्ताह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उस सप्ताह की प्रमुख बड़ी घटनाओं का असर आपके पोर्टफोलियो पर, दुनिया के एसेट क्लास पर क्या होता है, तो आप लिंक्डइन पर मुझे फॉलो करिए। वहाँ पर हर शनिवार को आपको पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो के नाम से एक एनालिसिस मिलती है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।